नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के सामने है। लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ रक्त और रस को शुद्ध कर शरीर को स्वस्थ करती हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि रक्त और रस में कौन सी अशुद्धियाँ आती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए। आज हम रक्त की अशुद्धियों के विषय में बात करते हैं। अशुद्धियों से मतलब है यहाँ रक्त के कंपोजिशन से। जब रक्त का कंपोजिशन खराब हो जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है। रक्त के कंपोजिशन में लगभग 10 फैक्टर ऐसे हैं प्रमुख, जिनके कारण रक्त दूषित होता है। पहला फैक्टर है पोषक तत्वों का असंतुलन। जब हम असंतुलित मात्रा में असंतुलित तरीके से भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की या तो अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग एक ही प्रकार का भोजन हमेशा करते रहते हैं। दाल मिल गई तो दाल रोटी ही खाते रहेंगे, लिहाजा शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। एक सब्जी मिल गई आलू की तो वही खाते रहेंगे, तो जो आलू में तत्व होता है स्टार्च, वो बढ़ जाएगा। कहने का हमारा मतलब ये है कि भोजन संतुलित मात्रा में और संतुलित तत्वों से भरपूर करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन नहीं होगा, क्योंकि जो हम खाते हैं उन्हीं से हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व जाते हैं। यदि इन तत्वों की शरीर में असंतुलन हो गया तो हमारा शरीर रोगी होता है और ये असंतुलन ब्लड में होता है। दूसरा होता है हार्मोन का असंतुलन। बहुत सारी दवाइयाँ लेने से या एक ही प्रकार का भोजन करने से हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है। जब असंतुलन हो जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है। इन हार्मोनों में आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिससे आजकल बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। इंसुलिन हार्मोन दवाइयों के प्रयोग से भी घट या बढ़ जाता है और प्रिंकियाज के सेल डैमेज होने से भी इंसुलिन हार्मोन खराब हो जाते हैं। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, खासकर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। अधिक इस्तेमाल करने से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से विटामिन्स हैं। विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन यदि ये अधिक मात्रा में लिए जाएं या कम मात्रा में बॉडी में पहुँचें
तो शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है और हार्मोन और इंसुलिन एंजाइम ये दोनों ब्लड में ही पाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ब्लड को दूषित करती हैं। इसी तरीके से एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम हमारे भोजन में, हम जो भोजन करते हैं उनको पचाने में सहयोग करते हैं। ये हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एंजाइम, विटामिन, हार्मोन शरीर में इनकी सूक्ष्म मात्रा ही ज़्यादा कारगर होती है। इसके अतिरिक्त शरीर का तापक्रम, यदि शरीर का तापक्रम संतुलित है तो शरीर में ब्लड भी संतुलित मात्रा में रहता है। यदि उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है तो ब्लड के कंपोजिशन में प्रभाव पड़ जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर का पीएच जब संतुलित रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड भी ठीक रहता है। यदि पीएच मान में चेंज हो जाता है तो शरीर के अंदर का ब्लड भी इससे प्रभावित होता है और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब पीएच मान चेंज हो जाता है, एसिडिटी बनती है तो फिर कितनी तकलीफ़ होती है। एसिडिटी बढ़ने पर हमें उसको नॉर्मल करने के लिए औषधियाँ लेनी पड़ती। अतः पीएच मान हमारे शरीर के लिए संतुलित होना बहुत आवश्यक है। शरीर में उत्पन्न होने वाली गैसें ये भी ब्लड के कंपोजिशन को बहुत बिगाड़ती हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि अनेक गैसें उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी मात्रा मानक से कम हो जाए या अधिक हो जाए तो शरीर रोगी होने लगता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक एबीजी टेस्ट होता है। एबीजी टेस्ट आर्टरी से ब्लड निकालते हैं। मोस्टली वेन से ब्लड निकाला जाता है, लेकिन एबीजी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत है। उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेल डैमेज होने की क्रिया भी हमारे ब्लड को असंतुलित कर देती है। हमारे शरीर में सेल्स बनते हैं और प्रत्येक सेल की एक लाइफ होती है। उसी लाइफ में उस सेल को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेल्स बनती चली जाएं और वो डिस्ट्रॉय ना हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। या सेल अनियमित ढंग से
अपनी आयु से पहले ही डिस्ट्रॉय होती चली जाएं तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्टली एक आरबीसी की लाइफ जो होती है वो 90 दिन की होती है। एक आरबीसी बनने के बाद में वो 90 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद में वो डेड हो जाती है। लेकिन ये आरबीसी बनती चली जाए और डिस्ट्रॉय ना हो तो ब्लड का कंपोजिशन खराब हो जाएगा, या बराबर डिस्ट्रॉय होती चली जाएं, बने कम डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो तो भी ब्लड का कंपोजिशन खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर रोगी हो जाता है, उसमें संतुलन खो जाता है। फॉरेन बॉडी के कारण शरीर में इनबैलेंस कंपोजिशन हो जाता है। शरीर में बहुत सारी फॉरेन बॉडियाँ जाने के चांसेस रहते हैं। फॉरेन बॉडी से मतलब है विजातीय तत्व। बहुत सारे वर्म्स शरीर में जाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं, और जब वो रहते हैं तो हमारे शरीर का रक्त तो चूसते ही चूसते हैं, और वो जो पॉइजन छोड़ते हैं वो भी ब्लड में ही जाता है, जिससे कंपोजिशन खराब हो जाता है। आपने देखा होगा वर्म्स बॉडी में जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। कहने को क्या, जब हम बड़े बड़े मुर्गे खा के हजम कर लेते हैं, एक वर्म्स को नहीं हजम कर पाते हैं। क्यों? वर्म्स पॉइजन डालता है, और वो पॉइजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। वर्म्स जीवित होता है, वो हमारे ब्लड में पॉइजन तो डालता ही डालता है, साथ में वो उसको चूसता भी है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में छेद कर आंतों में घाव कर देता है। इस तरीके से हमारा वर्म्स दुश्मन है, और वो ब्लड के कंपोजिशन को खराब करता है। अवरोधन के कारण रक्त का कंपोजिशन खराब होता है। अवरोधन से मतलब ये है कि कहीं पर फोड़ा निकला और उसी स्थान से एक वेंस जा रही है तो वेंस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आगे की सप्लाई रुक जाती। हालांकि सिस्टम ऐसा बना है कि दूसरी तरफ से ब्लड आकर सप्लाई देता है, लेकिन जिस स्थान पर दबाव पड़ता है उस स्थान पर नर्व्स, वेंस, आर्टरी सभी दबती हैं, और इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः ऑब्स्ट्रक्शन भी कंपोजिशन को ख़राब करता है। यदि इस तरीके के तमाम कारण शरीर में हो जाएं और हमारा ब्लड दूषित हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो हम रोगी हो जाएंगे, और जब हम रोगी हो जाएंगे तो फिर हम बराबर कमज़ोर होते चले जाएंगे, और एक दिन निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी।